दोस्तों, कैसे हैं? चलिए हम लोग आज कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर जो है टॉप कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए टॉप 5 कैंसर डेथ में ये इंक्लूड होता है, चाहे इंडिया हो है, पर्टिकुलरली जापान की अगर हम बात करें या यूएस कंट्रीज़ की बात करें, है ना। कोलोरेक्टल कैंसर हरदम टॉप 5 में अपना जगह बनाया हुआ है। आप जीआईटी कैंसर की बात करेंगे तो फिर वही ज़्यादातर ये मेल में होता है, फिर फीमेल में होगा, और एज का प्रेजेंटेशन हरदम ये 55 ईयर से ऊपर रहेगा। ये मोस्ट कॉमन जीआईटी कैंसर है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है कि नहीं। हमारे यहाँ तो अलग है, मेल में सबसे ज़्यादा होता है, सबको पता है 55 से ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर वेस्टर्न कंट्री में कोलोरेक्टल कैंसर है। लेफ्ट कोलोन इज मोर ग्रेटर देन राइट ओवरऑल। पहले देखिए, अच्छा अब बताइए, अगर हम इन तीनों को अरेंज करें लेफ़्ट टू राइट तो सबसे लेफ्ट में क्या आएगा, है कि नहीं। सबसे लेफ्ट में रेक्टम आता है, इसीलिए लेफ्ट का भी है। रेक्टम में सब 35% है, सिग्मॉइड में ग्रेटर देन 30%, और सिकम में जो है लगभग 12 से 13% बताते हैं। ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्सर पे रेयरेस्ट होता है, यहाँ पे 1% है चांस इसका। अब रिस्क फैक्टर बहुत पूछे जाते हैं, जो भी डाइट है, डाइट में जैसे ओबेसिटी हो गया, हाई फैट डाइट हो गया, रेड मीट हो गया, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, नाइट्रोजो कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं। अप्रोटेक्टिव में सबको पता है कि कैल्शियम, सेलेनियम एंड फाइबर्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैदा एज पर से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कैंसर का, हाँ, लेकिन मैदा जो है हेल्दी नहीं है कहीं से भी, ना ही रिस्क फैक्टर ना ही हेल्दी है। ठीक है, फिर रेडिएशन आता है, पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी होता है। इससे क्या होता है, बेसिकली सर ने बताया कि बाइल कंपोजिशन चेंज कर जाता है ना। और ये जो रहता है राइट साइडेड कोलोन ज़्यादा करवाता है, ठीक है, ग्रेटर देन लेफ्ट साइडेड। ये चीज़ याद रखना। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स में अगर हमको बताना पड़ेगा कौन ज़्यादा है तो इसका क्या आंसर निकालेंगे हम लोग कि लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर का मोस्ट कॉमन काउज होता है क्या, क्रॉन्स वर्सेस अल्सरेटिव में क्रॉन्स को चुनेंगे। लेकिन अगर अल्सरेटिव ज़्यादा लिखा हुआ है तो स्मॉल वोवेल कैंसर का जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस के बाद कितने साल तेज़ी से बढ़ेगा, इसके लिए क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर हुआ है डायग्नोसिस के लेस देन 10 ईयर में 2% प्रति ईयर से बढ़ता है। अगर डायग्नोसिस के बाद 20 साल से कम देखें तो 8% से ज़्यादा बढ़ेगा। 30 साल से कम में 18%, यानी कि समय दर समय जैसे समय बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंटली परसेंटेज इंक्रीज इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस इंसिडेंस भी आ रहा है। अब आते हैं हम लोग फैमिलियल काउज में, जो बहुत पूछा जाता है यहाँ पे। फैमिलियल काउज में 2 तरह के काउज होते हैं, या तो पॉलिप वाले या नहीं तो नॉन पॉलिप वाले, एनपी, है ना। HNPCC का फुल फॉर्म क्या हुआ, हेरिडेटरी नॉन पॉलिपोसिस, नॉन पॉलिप वाले कोलोनी कैंसर, है कि नहीं। तो एक पॉलिप वाले एक नॉन पॉलिप वाले हो गए। पॉलिप वाले में 2 तरह के, एडेनोमेटस और हेमाटोमेसस। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो एडेनोमेटस पढ़ेंगे। एडेनोमेटस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलिपोसिस, यानी कि एक तरह का पॉलिपोसिस, पॉलिप का बीमारी है। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो एक तरह का ऑटोजोमल डोमिनेंट है, एक बात क्रोमोजोम नंबर 5q है, ठीक है, ये याद रखेंगे अपने को। अगर हम पॉलिप लिखें POL/P, कितने शब्द आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और APC जीन रहेगा, सिंपल है, FAP बराबर APC, है कि नहीं। सबको पता है APC डिलीजन के कारण क्या होता है, बीटा कैटीन जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो, क्योंकि APC डिलीट होता है, बीटा कैटीन एक्टिवेट होते हैं। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होता है, अभी सर बताएंगे, देखेंगे हम लोग, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है एडिनोमा कार्सिनोमा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर ने बताया कि जैसे ही APC जीन का डिलीशन होगा, बीटा कैटेनिन का इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा वो ज़्यादा। उसके कारण क्या होगा, जो कि काम करता है WNT पाथवे के थ्रू, है ना, WNT पाथवे के थ्रू काम करता है। जब ये काम करेगा तो साइक्लिन D1 और एमिक का एक्टिवेशन होगा, ये उसी के थ्रू काम करता है, और ये नॉर्मल म्यूकोसा को जो है एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट्स के रूप में बदल देता है, ठीक है। अब क्या होता है, एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट पर कॉक्स जो है काम करता है अपना कॉक्स, और वो अर्ली एडिनोमा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ अगर कॉक्स इनहिबिटर देंगे तो रुक सकता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे इस फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोलिसिस या बहुत सारे फैमिलियल कंडीशंस में प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हम लोग एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कॉक्स इनहिबिटर का काम नज़र आता है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
फिर अर्ली एडिनोमा के बाद उस पर रास या स्मैथ 4 जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे रहता है वो काम करते हैं और इसको इंटरमीडिएट एडिनोमा में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद डीसीसी काम करके, डिलीटेड इन कोलोन कार्सिनोमा काम करके, यानी कि डीसीसी जीन पे काम करके, ये सब जीन हैं, लेट एडिनोमा में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में कौन सा है ना जीन पे क्या होता है, तो p53 जीन पे डिलीजन होता है और उसके बाद कैंसर डेवलप करता है। तो आप पूरा देखिए कैसे कैसे करता है। एपीसी डिलीजन के कारण बीटा कैटेनिन का ओवर एक्टिवेशन WNT पाथवे थ्रू साइक्लिन D1 मिक नॉर्मल मिकोसा एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट काम करके कॉक्स एडली एडिनोमा रास स्मैथ क्रोमोसोम नंबर 12 के बाद इमीडिएट एडिनोमा में कन्वर्ट डीसीसी काम करके लेट एडिनोमा के बाद p53 से कैंसर बदल जाना। ये पूरा एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि कैसे एडिनोमा के बाद कैंसर तक बदलने की राह जो है एक ही राह में आती है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये भी पढ़ा। फिर हम लोग ने यहाँ एक भी पढ़ा कि एज ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है 12 से 20 ईयर के बीच में पॉलिप लेके आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग 10 साल से बड़े रहेंगे तो सिग्माटोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो डायग्नोसिस का मेजर क्राइटेरिया रहता है उसमें 100 से ज़्यादा पॉलीपोसिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब ये तब तक ये 35 तक पहुँचेंगे तो इस समय तक आपको प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी करवा लेना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि 100 पॉलिप डेवलप कर चुका है। नहीं तो अदरवाइज 50 ईयर्स तक कोलोनिक कैंसर डेवलप कर जाएंगे जो कि बहुत अर्ली एज ही है कि नहीं। तो उस तरह से भी देखेंगे क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते क्या है, इसको और इसको मतलब यहाँ से ये काट देते हैं, यहाँ से ये पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पाउच वाला जो रहता है एलियल पाउच एनास्टोमोसिस कर देंगे, IPAA आएगा सब आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। फैप के थ्रू हम लोगों को एडिनो कार्सिनोमा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो वही सर ने जो मैं बोला कि पॉलिप जो बोला है वही लिखवा रहा है कि पॉलिप जो रहता है 12 साल से ज़्यादा सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ 100 से ज़्यादा इन नेक्स्ट 10 ईयर जो रहते हैं कैंसर रिस्क जो 10 साल के बाद जब 100 से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं पॉलिप तो कैंसर रिस्क मेरा 100% की होगा ही है। 30-35 ईयर में कैंसर डेवलप करना चालू एडवाइस किया, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी करते हैं। एलियल पाउच एनास्टोमोसिस जो हम बता देते हैं कि IPA होता है सेकेंड मोस्ट कैंसर ऑफ द GIT इन फैप। अगर किसी व्यक्ति को फैप है जो कि GIT कोलन कैंसर तो है ही, तो उसके बाद इसको पक्का क्या होना है, पेरी एम्पुलरी कैंसर 20% रिस्क के साथ। कोलोन कैंसर तो 100% होगा अगर 100 से ज़्यादा पॉलिप होगा तो। पेरी एम्पुलरी का मतलब क्या होता है, अलोंग द एम्पुला वाटर के पास होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कैंसर क्या होते हैं, थायराइड के देख पा रहे हैं, नहीं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कैंसर क्या होते हैं, GIT के अलावा सेकेंड मोस्ट कॉन्सर्ट इन GIT इन फैप में कैंसर, लेकिन आपको GIT क्या बताना था, पेरी एम्पुलरी। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बताना थायराइड जो कि मोस्ट कॉमन पैपिलरी है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सब बहुत इजी है। कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम वाला जो होता है ये एम्सिमेटिक ही रहता है, ठीक ना, ये भी ठीक है। 80 से 90% में आँखों में देखेंगे आप, है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। सर ने बहुत अच्छा दिखाया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, 45 ईयर का आदमी है, कोलोनोस्कोपी फॉर द ब्लीडिंग PR के लिए किया गया है, मल्टीपल कोलोरेक्टल पॉलिप दिख रहे हैं, ओके। बायोप्सी लिया गया, एडिनोमेटस पाया गया, ओके। उसको और जब जीन एक्सप्रेस किया गया तो APC जीन म्यूटेशन है। अब क्या करेंगे, APC से हम क्या समझे, फैप है ना, और फैप में अपने को क्या मिल रहा है, एडिनोमेटस पॉलिप दिख रहा है, ठीक है। ब्लीडिंग PR के साथ है, देख रहे हैं, क्लोनोस्कोपी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने क्या करना है, इसको हटा दो क्योंकि 100% डेवलप करेगा ही कैंसर। IPA टोटल काट के IPA कर दो, इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस कर दो, है कि नहीं, यस। आगे आते हैं हम लोग एटेनुएटेड फैप। एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है, कम, मतलब ये ऐसा फैप है जिसमें 100 से कम ही पॉलिप बन रहे हैं। कैंसर रिस्क इसमें 100% नहीं है, 70% है। और एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है, 45 से 55 साल के बीच में। 10 साल पहले हो जाता है फैप, जहाँ 35 से 45 कर रहा था, ये 45 से 55, 10 साल ओल्डर देन फैप, ठीक ना। थोड़ा सा फैप से तो अच्छा ही ये बीच में आ रहा है, ठीक ना। और स्पोरैडिक के पहले आ रहा है, स्पोरैडिक के व्यक्ति 55 साल से लेट आते हैं, है कि नहीं। तो ये 45 और 50-55 में आ रहा है, तो इंटरमीडिएट में पाया जा रहा है ये नॉन एटेनुएटेड वाला, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। आगे चलते हैं।
आगे में फैब का भाई क्या हुआ, गार्डनर सिंड्रोम। फैब का भाई गार्डनर सिंड्रोम क्या हुआ, कोलोन कैंसर का ये भी बहुत हाई रिस्क रखता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है देखेंगे। ये गार्डनर है, बहुत सारे फूलों को उगाया बहुत सारे बीमारी इसके इर्द गिर्द है। एक तो लाइपोमा के साथ, फाइब्रोमा के साथ, सेबेसियस सिस्ट के साथ, ओस्टियोमा ऑफ द जॉ के साथ, डेस्मोइड ट्यूमर के साथ आता है। ठीक ना, डेस्मोइड ट्यूमर क्या होते हैं, यहाँ पे तो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं जिसका कि एक्सीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियम को पकड़ लेते हैं। ये डेस्मोइड है, डर्मोइड नहीं, याद रखें। सर ने क्या बताया कि एंटीरियर रेक्टस शीथ का जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसका ट्यूमर होता है डेस्मोइड। ठीक है, ये फीमेल में ज़्यादा होता है, इसमें कोई कैप्सूल नहीं होते हैं, लोकली इन्वेड करता है ये, रिकरेंट रेट इसका बहुत ज़्यादा है। आप इसको लंपेक्टमी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वाइड एक्सीजन देते हैं। ठीक ना, ये मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, सर ने बताया। लेकिन जो इंट्रा एब्डोमिनल वाले हैं, है ना, एक्सीजन पॉसिबल तो नहीं है उनका ना, लंपेक्टमी जैसा कुछ नहीं हो पाएगा उनका। दूसरी बात, सेबेसियस सिस्ट के साथ को अगर कोलोन कैंसर लेके आए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड फील्ड सिंड्रोम। ठीक ना, सेबेसियस सिस्ट लेके आएगा बहुत सारा और कोलोन कैंसर लेके आएगा। देखिए डेस्मोइड ट्यूमर के बारे में जो सर बताया वही, ट्यूमर ऑफ द फाइब्रस शीथ होता है, मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। ठीक है, फीमेल में ज़्यादा होता है, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, लोकली इन्वेजिव होते हैं, रेकरेंस ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लंपेक्टमी है, यानी कि सर्जरी है। डेस्मोइड ट्यूमर इन गार्डनर सिंड्रोम वाले जो डेस्मोइड ट्यूमर है अपना वाला, वो इंट्रा एब्डोमिनल है, मोर एग्रेसिव है। देख रहे हैं, दो बातें यहाँ समझ में आए कि ये इंट्रा एब्डोमिनल है, मोर एग्रेसिव है ना। ये कैसे थे, लोकली इन्वेजिव थे, है कि नहीं, इस तरह से। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, डेस्मोइड ट्यूमर ओवरऑल और डेस्मोइड ट्यूमर इन गार्डनर सिंड्रोम, लाइपोमा, फाइब्रोमा, सेबेसियस सिस्ट, ओस्टियोमा, डेस्मोइड ट्यूमर, है कि नहीं। और सेबेसियस सिस्ट के साथ अगर कोलोन कैंसर, ओल्डफील्ड सिंड्रोम, मैं पूछूंगा आपसे, रुकिए। फिर आते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, टर्कॉट सिंड्रोम। टर्कॉट सिंड्रोम में क्या होता है कि कोलोन कैंसर होते हैं जो कि यानी कि पॉलिप के रूप में आएंगे, और सीएनएस ट्यूमर। ठीक है, क्या याद करेंगे, टर्कॉट में क्या चीज़ का ट्यूमर होता है, कोलोन के साथ सीएनएस ट्यूमर होते हैं। एज ऑफ प्रेजेंटेशन वही 20 से 40, देखिए फैमिलियर वाले में थोड़ा पहले है। रिस्क क्या है, 70 से 80% होते हैं कोलोन कैंसर के। इसमें दो तरह का वेरिएंट होता है, एक होता है वही पॉलिपोसिस, पॉलिप के साथ वाला वेरिएंट, एक होता है नॉन पॉलिप वाला वेरिएंट। पॉलिप वाले वेरिएंट में आप देखेंगे कि मेडुलोब्लास्टोमा मिलेगा। ठीक ना, और नॉन पॉलिप वाले में आपको देखेंगे जो रहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में मिलता है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये ब्रेन ट्यूमर है, याद रखेंगे। कहीं भी कोलोन कैंसर के साथ ब्रेन ट्यूमर की चर्चा की जाएगी, इसका मतलब नाम आएगा क्या, टर्कॉट सिंड्रोम का। ठीक है, इसमें बहुत सारे 6 अंक जो इनका अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो है HNPC 2 अपने कॉमन जीन को टर्कॉट सिंड्रोम के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो फैब वाले में क्या बताएंगे, क्या होगा, फैब के लिए मेडुलोब्लास्टोमा, HNPC के लिए ग्लायोमास्टोमा मल्टीफॉर्मे। ठीक है, याद करने में अगर दिक्कत आ रहा हो तो दो बीमारियां तो समझ में आ रही हैं, ब्लास्टोमा करके हैं। ठीक है, लेकिन छोटा वाला जो रहेगा फैब के साथ रहेगा, बड़ा वाला जो रहेगा बड़े वाले के साथ रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग याद करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो इसमें पॉलिप रहते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो ट्यूबुलर पॉलिप होता है, नहीं तो ट्यूबुलोविलस पॉलिप होता है, नहीं तो डायरेक्ट विलस पॉलिप होता है। ट्यूबुलर पॉलिप सबसे ज़्यादा 75% होते हैं, ट्यूबुलस विलस इन दोनों के इंटरमीडिएट में 20% होते हैं, और विलस जो होते हैं 5%। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैंसर भी विलस में ही होता है। अंतर क्या है विलस और इसमें, देखिए अब ध्यान से। अगर विलस रहेगा तो ट्यूबुलर अगर पॉलिप रहेगा तो अपने वायर लूप लगाया और कॉटरी करके डायथर्मी यूज़ करके कट कर दिया, पॉलीपेक्टमी कर दिया और इसको हिस्टोलॉजी के लिए भेजा। हिस्टोलॉजी वाले ने बोला कि नहीं ये तो कैंसर है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेक्टमी वाले में क्योंकि ये पॉलिप है, मैं क्या बताया था कि कोई फर्दर सर्जरी नहीं करना होगा, ओनली पॉलीपेक्टमी से सफिशिएंट है। अपने को खाली ध्यान ये रखना है कि मार्जिन 2 mm से ज़्यादा ले लेना है, कोई लिम्फोवैस्कुलर नहीं होना चाहिए। ओनली पॉलीपेक्टमी सफिशिएंट व्हेन वी टेक मार्जिन ऑफ ग्रेटर देन 2 mm, लो लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन, लो ग्रेड का हो, पॉलिप रिमूव इंटैक्ट कर देना है, और हैगिड 0 से 3 के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए ये है फाइब्रो लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन नहीं हुआ, मैं दिखा रहा हूँ कि लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन जो होता है ऐसा होता है, ये नहीं हुआ हो तब ठीक रहेगा, अपने को पॉलीपेक्टमी करके निकल जाएगा। जो मैं बता रहा था है ना कि कैसे फेंकते हैं अपने आप वायर लूप को। देखिए यहाँ वायर ये है, वायर लूप को फायर किए, कट कर लिए, कट करने के बाद ये निकल गया, स्टॉक लेके बाहर आ गए।
हैगिड का क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में। हैगिड का क्लासिफिकेशन पूछता है डेप्थ ऑफ कैंसर को अकॉर्डिंग टू लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले ट्यूबुलर। ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि ट्यूबुलर जो है बाहर से म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल वहीं पे है, लेकिन इसको ऐसे करके निकला है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि अगर टिप को सिर्फ इन्वॉल्व करेगा तो कार्सिनोमा इन सीटू, हेड को मतलब इन्वॉल्व कर रहा है तो 1, नेक को, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेक को इन्वॉल्व कर रहा है, नेक के लिए 2, स्टॉक के लिए 3, ठीक ना, बेस के लिए 4, बेस में जो 4 शब्द है तो 4 हो गया, स्टॉक में 3 है 3 हो गया, नेक में जो है 2 होगा, हेड में जो है 1 होगा, और वहीं लोकली होगा तो कार्सिनोमा इन सीटू होगा। कहते हैं 0, 1, 2, 3 के लिए भी पढ़े ना कि 0, 1, 2, 3 के लिए पॉलीपेक्टमी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा पॉलीपेक्टमी हो गया। 4 के लिए क्या करिएगा, बिलो द स्टॉक काम करना होगा, ठीक है। बिलो द स्टॉक मतलब उसके नीचे हो गया तो क्या करना होगा बेसिकली, अगर मसल इन्वॉल्व कर गया है तो हैगेट नहीं चलेगा। अगर मसल इन्वॉल्व कर गया है, ठीक है, तो उसके लिए हैगेट क्लासिफिकेशन काम नहीं करता है। विलस वाले में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 होता है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ कार्सिनोमा इन सीटू होता है, सीधा सीधा बेस में 4 होगा, 0 और 4 होते हैं, ठीक है। सर ने बताया कि एक कीकुची क्लासिफिकेशन भी ऐसा हैगेट के जैसा होता है, ये भी डेप्थ ऑफ इन्वेजन पे काम करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप एक बार समझ गए। जल्दी से मैं कोलन कैंसर कहाँ से शुरू हुआ तो बता देता हूँ। कोलन कैंसर के बारे में इतना सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलन कैंसर कारण सबको पता है, मेल ग्रेटर देन फीमेल होते हैं 55 से ज़्यादा। मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि नहीं, लेफ्ट ग्रेटर देन राइट। अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछेगा तो रेक्टम बताना, रेक्टम नहीं बताए तो ठीक है, सबसे नीचे में सबसे लेफ्ट नहीं बता पाए तो थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए, सिग्मोइड, उसके ऊपर सीकम, ठीक है। लेफ्ट ग्रेटर देन राइट रहेगा, हेपेटिक फ्लेक्सर 0 रहेगा, रिस्क फैक्टर सबको पता है, रिस्क फैक्टर में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ग्रेटर देन क्रॉन। अल्सरेटिव कोलाइटिस ग्रेटर देन कौन कब होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन का हो तब, ठीक ना। लेकिन हाँ वही, और उसके बाद डायग्नोसिस के बाद अगर कितने साल बाद कितना इंक्रीमेंट, लेस देन 10 या 2%, 20 से कम 8% और 30 से कम 18% होता है। फैमिलियल कॉज में पॉलिप और नॉन पॉली वाले होते हैं। पॉलिप में एडिनोमेटस हेमाटोमस होते हैं। एडिनोमेटस में एपीसी क्रोमोसोमल हाइड्रोसोमल डोमिनेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, और एपीसी जीन होते हैं। एडिनोमा कार्सिनोमा कॉम्प्लेक्स में WNT पाथवे के तो साइक्लिक D1 और मिक के यूज़ करते हुए आगे जब बढ़ता है तो कॉक्स यूज़ करके, रास यूज़ करके, DCC यूज़ करके 53 का कैंसर कर देता है। पॉलिप जो होते हैं 12 साल से बड़े 100 डायग्नोस्टिक होते हैं। नेक्स्ट 10 ईयर में 100% रिस्क, इसीलिए एडवाइस करते हैं टोटल प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोक्लेक्टमी करते हैं और इलियल पाउच एनास्टोमोसिस मार देते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन GIT इन फैप क्या होता है, पेरी एम्पुलरी कैंसर। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कैंसर के रूप में थायराइड होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के रूप में चार्प होते हैं, यानी कि कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम होता है। एटेन्यूएटेड फैप वाले में 100 से कम होता है। रिस्क फैक्टर 70% है, ये जो प्रेजेंट है थोड़ा लेट है इसका। फिर आते हैं क्या, फैप का भाई गार्डनर, वही सब चीज़ रहेगा। कोलन कैंसर का बहुत हाई चांस रहेगा, इसके साथ उसका बहुत सारा चीज़ रहेगा। लाइपोमा, फाइब्रोमा, सेवेसिस सिस्ट और ट्यूमर डिस्माइड। ट्यूमर सेवेसिस सिस्ट और कोलन कैंसर के भाई को ऑलफील्ड सिंड्रोम बोलते हैं। डिस्माइड सिंड्रोम बेसिकली एंटीरियर फाइब्रोसिस से जो फाइब्रोसिट का ये है कैंसर है। मोस्ट कॉमन साइट एब्डोमिनल एंटीरियर वॉल होते हैं। मेल फीमेल ग्रेटर देन मेल होता है। नॉन इंकैप्सुलेटेड होते हैं। सर्जरी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, नो मैलिग्नेंट रोल रहते हैं इसमें, और ये लोकली इन्वेजिबल वाइड रीजन ले लेते हैं। डिस्माइड ट्यूमर गार्डनर सिंड्रोम में जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मोर एग्रेसिव होता है। टारगेट सिंड्रोम बेसिकली करना है कि टारगेट सिंड्रोम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज़ क्लियर आना चाहिए, क्या, CNS ट्यूमर होते हैं, सबको पता है। रिस्क ये 70 ये 2 वेरिएंट में आते हैं, फैप और नॉन हेरिडिटी, मतलब दोनों में पॉलिप वाले नॉन पॉलिप वाले। अब बताइए FNP बोलने में अगर फैप बोलना है और HNPCC बोलना है, क्योंकि पॉलिप वाले के लिए तो फैप बोलना पड़ा, नॉन पॉलिप वाले के लिए नॉन पॉलिपोसिस बीच मानना चाहिए, नहीं कि HNPCC। कौन बोलने में ज़्यादा लंबा लगा, जो लंबा लगने लगा उसमें लंबा कैंसर भी है। क्लाइब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में है, छोटा वाले में छोटा है, मेडुलोब्लास्टोमा है। सिंपल 2 तरह के अगर पॉलिप निकल जाएंगे इसमें, अगर आप देखिए, एक ट्यूबुलर होते हैं, ये ट्यूबुलर हो गए, और ये क्या हो गया, विलस हो गए। इसमें सबको पता है कि विलस इज ए कम परसेंटेज में पाया जाएगा, लेकिन हाई रिस्क ऑफ कैंसर रखता है। ट्यूबुलर बारे में सिर्फ और सिर्फ जो रहता है अपने को पॉलीपेक्टमी कर देना है, लेकिन नहीं, नो फर्दर सर्जरी इज नीडेड अगर पॉलीपेक्टमी इज सफिशिएंट। And polypectomy is when sufficient, when margin greater than 2, no lymphonomal vascular invasion and low grade polyp removed intact और Haggard 0 से 3। Haggard 0 से 3 का मतलब क्या होता है, 0 कार्सिनोमा से 2 हेड, नेक और स्टॉक तक रखे, बेस में कर गया तो नहीं।
ठीक है। और हैगेट जो रहता है मसल इन्वॉल्वमेंट के लिए यूज नहीं होता है। हैगेट जो है डेप्थ ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। विलस वाले में सिर्फ 0 और 4 होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मेरा जो क्लासिफिकेशन था, अगर आप ध्यान दे पाए होंगे तो क्या था मेरा, पॉलिप, पॉलिप में एडेमेटस, ये मेरा अभी तक ख़त्म हुआ है सिर्फ। अब मेरा यहाँ से हेमाटोमेटस चालू होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे आए, अब आ रहे हैं। चलिए उस रेड वाले पे ध्यान, हाँ हेमाटोमेटस हो गया। हेमाटोमेटस पॉलिप में सबसे पहला जो बहुत फेमस है क्या है, प्यूट-जेगर सिंड्रोम। ये हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, प्यूट-जेगर सिंड्रोम जो है वैसे ही ये बार बार ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे है STK11। ठीक है, और LKB1 जीन। ठीक है, मैं कैसे याद करूँगा, प्यूट-जेगर सिंड्रोम, PJ सिंड्रोम। ठीक ना, ठीक है। और हेमाटोमेटस पॉलिप जो होते हैं GIT के बनाते हैं, हेमाटोमेटस बनाते हैं। ठीक ना, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन साइटिस का क्या होता है, जेजुनम या ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम या जेजुनम वही बात है। सर्जरी के बुक कुछ बोलते हैं ड्यूडेनम में होता है, मेडिसिन का बुक जेजुनम बोलता है। जेजुनम में डेलियम पकड़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन, उसके पीछे कोलोन, उसके पीछे स्टमक आता है जो रेयर एज ए ग्रेट गैस्ट्रिक कैंसर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मेलानोसिस कहाँ होता है, म्यूकोकुटिनियस जंक्शन। जब इसके आप देखेंगे लिप और ओरल म्यूकोजा खोल के, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, मेलानोसिस दिखेगा, है कि नहीं। रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है किसमें, इसमें सबसे ज़्यादा GIT के कैंसर का खतरा रहता है कौन, कोलोन, क्योंकि कोलोन ही कैंसर पड़ रहे हैं। उसके बाद पैनक्रियाज होते हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑल फैमिलियल में सबसे ज़्यादा PJ सिंड्रोम इज़ द मोस्ट कॉमन काउज, मैक्सिमम करता है क्या, ये पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक ना, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलियल कैंसर ऑफ द पैनक्रियाज इज वाई PJ, है ना, प्यूट-जेगर सिंड्रोम। फिर स्टमक के में भी होता है ना। और सर ने क्या बताया कि GI के जो होते हैं सबसे कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा, लंग कैंसर होने का खतरा, टेस्टिस और ओवरी कैंसर होने का खतरा। इसमें जो है सर ने क्या बताया कि 2 तरह के होते हैं ना, जर्म सेल, नॉन जर्म सेल। नॉन जर्म सेल में लेडिंग सेल, सर्टोली सेल वगैरह आते हैं, तो ये सिर्फ नॉन जर्म सेल है। जर्म सेल में तो सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा वगैरह आते हैं। इसमें जो सबसे क्रिटिकल वर्ड पूछा जाता है यही वाला पूछा जाता है। ठीक ना, कि ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया वाला एक चीज़ पॉलिप मिला है जो अर्बोराइजिंग पैटर्न है, या फिगर दे दिया जाता है, बार बार फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा। देखिए ये वाला फिगर अर्बोराइजिंग रूट पैटर्न वाला फिगर, और एक लड़की मुंह खोली हुई है जिसके मुंह में बहुत सारा वो मेलानोसिस है, वो वाला पैटर्न क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको प्यूट-जेगर सिंड्रोम में, है कि नहीं। याद रखना प्यूट-जेगर सिंड्रोम में अगर हम क्या पूछेंगे, देखिए मेरे दिमाग में कैसे चलता है, प्यूट-जेगर सुनते हैं, जे सुनते हैं, मेरे दिमाग में 10 आता है। 10 से हमको STK11 याद आता है तुरंत। ठीक है, हमने ऐसे याद किया है। ठीक है, हाँ, क्रोमोसोम नंबर 19 ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्यूट-जेगर 10 है। ठीक है, 10 से 20 याद करना और 20 के करीब 19 को रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इजी है। ठीक है, मैं फिर से पूछूंगा ये सब। अब आता है काउडेन सिंड्रोम हेमाटोमेटस में। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, काउडेन। काउडेन सुनते ही दिमाग में क्या आया, 10। अब ये 10 रखना है अपने मन में। ठीक है, कैसे मदद करेगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है सबके जैसा। फिर ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 10, काउडेन ऑन 10 विथ P10 जीन। कोलन का पॉलिप हुआ। कैंसर रिस्क कैसा है इसका, कोलोन का जो पॉलिप है उसमें कैंसर रिस्क कम होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ट्यूमर होते हैं भाई, वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो ब्रेस्ट कैंसर बोलना है। दूसरा थायराइड में क्या बोलना है, फॉलिकुलर। फॉलिकुलर को बगल में अगर देखेंगे तो 1 और 0 तो खुद लिखा हुआ, यानी कि काउडेन का है। ठीक है, स्किन में आएंगे तो फैमिलियल ट्राइचिलेमोमा है। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर एक बार हम लोग को देखना है। दूसरा क्या होता है, रेलमाइट डुक्लॉस सिंड्रोम, है ना। सेरेबेलार गैंग्लियोसाइटोमा होते हैं, रेनल ट्यूमर होते हैं, मैक्रोसेफेली प्लस मेंटल रिटार्डेशन की बात बोल रहे जा रही है ना। तो इन सभी 4 को देखिए सर ने बताया, इसको है कि नहीं, इसको, ये सब जो होते हैं ये मेजर क्राइटेरिया होते हैं डायग्नोसिस के। कौन सब, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, है कि नहीं, फैमिलियल, ये नहीं, ये वाला और ये वाला।
ठीक है, आप जब यहाँ हटा के देखेंगे तो आपको दिखेगा भी, देखिए दिख रहा है ना, 4 है ये सब। कौन कौन? ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड फॉलिकुलर कैंसर, ठीक ना, लेलमाइट डुक्लोस सिंड्रोम, मैक्रोफिलिया और मैक्रोसेफेली और मेंटल रिटार्डेशन, है कि नहीं? इजी है। पामर हाइपरकेरेटोसिस के साथ ये आता है। फिगर में हाथ खोल के दिखाया कि बहुत सारा लेदरी फेदरी जैसे दिख रहे हैं, टाइलोसिस होते हैं और ग्लाइकोजन का एंकैंथोसिस भी होता है इसोफेगस के पास। ग्लाइकोजन एंकैंथोसिस इसोफेगस में। क्लियर है? बहुत सिर्फ पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए 4 जी कौन कौन। तो ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड में फॉलिकुलर कैंसर, है ना, लेरमाइडोग्लोस सिंड्रोम और मैक्रोसेफेली के साथ मेंटल रिटार्डेशन, 4 मेजर क्राइटेरिया होते हैं ये सब, इसको भूलना नहीं है। बाकी सब भी याद रहे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दूसरा मेरा कॉर्डेन सिंड्रोम खत्म। कॉर्डेन सुनते ही दिमाग में 10 आता है, 10 आता है, 10 आता है, ठीक है। और भी 10 आता है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर लिम्फ नोड निकालना है तो कितने लिम्फ नोड निकालना है? 10, यहाँ से भी आता है। देखिए जब वर्ड पकड़ लीजिएगा तो फिर आपको 10 और टाइलोसिस भी समझ ही रहे हैं, 10 और टाइलोसिस एक साथ जा रहा है, 10 टाइलोसिस, 10 टाइलोसिस, 10 टाइलोसिस, ऐसे बोल बोल के ही कुछ से कुछ नॉनसेंस ही बनाना होगा अपने को। जुवेनाइल पॉलीपोसिस, नाम जरूर जुवेनाइल पॉलीपोसिस है, ठीक ना, लेकिन जुवेनाइल एज में नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं 40 से कम में है। इसके लिए भी स्मथ4 और कहाँ यूज हुआ था बताइए? याद होगा कहाँ पे? जब हम लोग पढ़ रहे थे एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, तो उसमें था ना स्मथ4। कहाँ पे था? इंटरमीडिएट से हाई रिस्क जब बनता है तो उसमें स्मथ4 ही तो काम करता है। देखिए यहाँ पे अर्ली एडिनोमा से इंटरमीडिएट बनने के क्रम में स्मथ4 का यूज है यहाँ पे, ठीक ना। अर्ली एडिनोमा से इंटरमीडिएट एडिनोमा बनने में इसका यूज है, ठीक है। चले, स्मथ4 हो गया। इसमें 5 से ज़्यादा पॉलिप होते हैं। कैंसर इज 20%, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, लेस देन 40% होता है इसका, ठीक है। अच्छा, लेस देन 40 पे देख पा रहे हैं 2-3 कैंसर आ रहे हैं। देखिए ये कैंसर ऊपर की तरफ, मैं ब्लू को अगर ट्रैक करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? ब्लू के साथ यहाँ पे आया, ठीक है। यानी कि टर्कोट सिंड्रोम वाला जो कोलोन कैंसर है 20 से 40 में, और एक ये वाला जुवेनाइल पॉलीपोसिस का 40 से कम में है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। ये जुवेनाइल पॉलीपोसिस है, ना कि जुवेनाइल पॉलिप है, ठीक ना। नाम का है जुवेनाइल, लेकिन जुवेनाइल एज नहीं है इसका, कैसे 10-12 में होगा, ठीक ना। जुवेनाइल पॉलिप क्या होता है? जुवेनाइल पॉलिप का ये भी एक हेमाटोमेटस पॉलिप ही है, लेकिन ये सिंगल पॉलिप होते हैं, ठीक ना। इसके जैसे नहीं कि 5 से ज़्यादा, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? रेक्टल पॉलिप होते हैं, सिंगल पॉलिप होते हैं। ये जो होते हैं सच मायने में जुवेनाइल में होते हैं। ये ब्लीडिंग पीआर लेकर के आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पीआर होते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे सर ने क्या बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पीआर होते हैं, ये बिनाइन होते हैं, 100% बिनाइन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। फिर इस ट्रीटमेंट में क्या होता है? पॉलीपेक्टमी, पॉलिप को काट देना है। जब चिल्ड्रेन रहे तो क्या करना है, और एडल्ट में, चिल्ड्रेन में सिंपल ही सी बात है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पॉलीपेक्टमी करेंगे और एडल्ट में लोकल एनेस्थीसिया में कर देंगे, ठीक है। ये पेनफुल पीआर के साथ आ रहा है तो फिशरी नैनो होगा, ठीक ना। ये पेनलेस के साथ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पेन नहीं हो रहा है, तो अब आप जुवेनाइल पॉलीपोसिस सोचेंगे बच्चों में। अब आते हैं हम लोग क्या क्या कम रिस्क वाले थोड़ा, है ना। कैसे होता है देखिए ना, आगे आते हैं। नॉन फैमिलियल में एक कारण और आपको सिर्फ पढ़ना हो, ठीक है ना, तो क्रोकाइट कैनेडा सिंड्रोम होते हैं। क्रोकाइट भी कभी कभी कुछ बोलते हैं। क्रोकाइट कैनेडा सिंड्रोम में क्या होता है? रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर कम होते हैं। थिकनेस ऑफ म्यूकोजा लाइक वही मेंट्रियल्स जैसे बन जाते हैं, एकदम ज़्यादा म्यूकोसा, है ना। फोबिलर हाइपरट्रोपी, म्यूकस म्यूस्कैली का प्रोटीन लॉसेस, है ना। इंट्रोपैथी जैसा स्किन पिगमेंटेशन होता है, एलोपेसिया होता है और नेल डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक ना। माने इक्टोडर्मल चेंजेस में ये सब देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। कॉर्डेन और क्रोकाइट्स जो होते हैं उसमें बहुत कम लोग कैंसर कारण होते हैं, ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब आते हैं, कहानी याद होगा आपको, अभी सिर्फ पॉलिप वाला खत्म हुआ है, नॉन पॉलिप वाला अब यहाँ से चालू हुआ था। हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है कोलोन कैंसर, मोस्ट कॉमन, जो क्लियर हो गया। मोस्ट कॉमन किधर होता है? ये राइट साइड ग्रेटर देन लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। नॉर्मली तो लेफ्ट साइड ज़्यादा में इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये राइट साइड को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। बेटर प्रोग्नोसिस होगा जब MIS H के साथ होते हैं, स्लाइटली बेटर। H याद होगा 3 तरह के होते हैं, लो H और स्टेबल। ये हाई वाले में जो रहते हैं
MSI-H के साथ जो है ज़्यादा होगा, ठीक ना। कोलोन कैंसर GIT में अच्छा प्रोग्नोसिस देता है, सबको पता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है। लिंच सिंड्रोम में क्या होता है, लिंच सिंड्रोम, लिंच 1 की बात करेंगे तो सिर्फ कोलोन कैंसर, लेकिन 2 की बात करेंगे तो बहुत सारे अदर कैंसर के साथ आता है। अब यहाँ नाम रटना चालू करिए। यूट्रस जो सेकेंड मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा होते हैं कोलोन कैंसर के बाद लिंच 2 में, वो कौन होते हैं, यूट्रस। उसके बाद क्या होता है, ओवरी। उसके बाद क्या होता है, कैंसर पैनक्रियाज और स्टमक का होता है। म्यूटोरे जो होता है वो क्या होता है, स्किन में सेबेसिस एडिनोमा लेके आता है यूरोलॉजिकल फीचर्स के रूप में अपने को। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अपर ट्रैक, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा तो भैया किडनी में यहाँ से लेके यहाँ तक है, वेरोमेंटोनम के ऊपर तक है कि नहीं। और उसके नीचे क्या होता है, स्क्वामस चालू होता है। लेकिन ये अपर ट्रैक्ट यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊपर वाला जो है दिख रहा है काले डब्बे में, उतना इन्वॉल्व करेगा। लोअर वाले को मान लीजिए कि हम लोअर ट्रैक बोल देते हैं। टर्कॉट सिंड्रोम के साथ आते हैं। टर्कॉट सिंड्रोम में भी ये हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस वाला चीज़ होते हैं, और इसमें जो होते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में होते हैं, सबको पता होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए आपको टर्कॉट के पास पहले ले चलते हैं, तब आप क्लियर हो जाएगा कि टर्कॉट में क्या था। देखिए क्या था, टॉर्केट में भी था ना नॉन पॉलीपोसिस से जुड़ा हुआ, वो कौन सा कैंसर कर रहा था, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ भी तो वही ना होगा भाई। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पॉलीपोसिस में ये तो बोलना ही होगा टर्कॉट सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल है कि नहीं, ये करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अर्ली एज वर्सेस ओल्ड एज में क्या होता है। अर्ली एज में अगर हमको पॉलिप मिल रहा है तो ये फैमिलियल है, सिंपल सी बात है। लेकिन ओल्डर एज में फ्रैंक कैंसर आउटग्रोथ दिख रहा है तो स्पोरैडिक की तरफ जाएगा। फैमिलियल रहेगा तो क्या करें, ट्रीट द पेशेंट एंड जेंटली काउंसिल करके देखेंगे क्या इसमें सच में वो जीन मिल रहा है, और जीन मिल रहा है तो सभी फैमिली मेम्बर का स्क्रीनिंग करवाने बोलेंगे। इसमें स्पोरैडिक है, ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट को खत्म कहानी हो जाए, ज़रा दिमाग नहीं लगाना दोस्त, ठीक है। HNPCC हो गया। HNPCC एक्ट थ्रू किसके थ्रू काम करता है, MMR के थ्रू, याद रखना। HNPCC एक्ट थ्रू MMR मिसमैच रिपेयर जीन के थ्रू काम करता है। और ये एक्ट का कैसे करता है, माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी MSI के थ्रू, ठीक है। इसमें सर ने क्या बताया कि ऑन्कोजीन जो रहते हैं इसमें MSH2 रहते हैं जो 75%, MLH1 जो रहते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। MSH2 MLH1 15%, 90% तो यही कैंसर करवाती है, ठीक ना। उसमें 4 और होते हैं, MSH6 MLH, देखिए ऐसे याद करिए, MLH1 और MLH2 था, MSH2 MSH6 था, और 2 और है PMS 1 2, सिंपल है ना। MSH क्या, MSH2 और 6, MLH कितने 1 और 2, ठीक है ना। PMS कितने 1 और 2, एज सिंपल एज दैट। 6 थे ना, आराम से बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों 90% के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं याद हो तो ये तो याद करना है, MSH2 और MLH1। MLH1 वाले में तो खुद बताया, वो नहीं जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बैक्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण सेल डेथ कम हो जाता है, और TGF बीटा की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण सेल पॉलीपरेट करता है। और मिसमैच रिपेयर जीन जो उसमें खराबी हो गया तो उसके थ्रू क्या होता है, वो ख़राब हो जाएगा, सेल डेथ बार बार होगा, सेल बहुत अच्छे से मैंने DNA जो टूटेगा उसको जोड़ नहीं पाएगा बेसिकली। अब क्या आता है इसमें, सर ने क्या बताया है कि हाउ डू यू अप्रोच इन अर्ली एज पॉलिप के साथ और ओल्डर एज, कैसे बोलेंगे कि किसमें खतरा ज़्यादा है, ठीक है। कैसे आप पता करेंगे कि किन में हम स्क्रीनिंग करें कि नहीं करें। तो अगर एज 50 से कम में कोई लेके कैंसर आ रहा है तो दिमाग में समझना है कि फैमिलियल की तरफ जा रहा है। पहला क्लिक यहाँ करना चाहिए। सेकंड क्लिक, 2 सक्सेसिव जनरेशन शुड हैव कैंसर, वो बोले कि हाँ है ना, वो व्यक्ति पेशेंट भी है, उसके पापा भी थे, है ना, ऐसा कुछ फर्स्ट डिग्री रिलेशन में बताएं कि हाँ मेरा भी और मेरे भाई का भी ऐसा, ठीक ना। 2 सक्सेसिव जनरेशन उसमें जो रहता है कैंसर होना चाहिए। और 3 फैमिली मेम्बर, टोटल 3 फैमिली मेम्बर होना चाहिए, जिसमें कि 2 को फर्स्ट डिग्री के थ्रू कैंसर हुआ हो और एक थोड़ा दूर वाला भी चलेगा, ठीक है। मतलब भाई हो गया, फादर हो गया, तो 2 तो एक फर्स्ट डिग्री में हो गए और एक अंकल हो गया जो सेकेंड डिग्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो मॉडिफाइड एम्स्टर क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे कितने सारे चीज़ है जिसमें ये सब तीनों इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है ना। तो फैमिलियल हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब फैमिली का स्क्रीनिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। कुछ वेरिएंट्स आते हैं HNPCC के साथ जो मैंने पहले ही बात किया है, ठीक ना। म्यूटोरे सिंड्रोम
म्यूटोरे सिंड्रोम में क्या होता है, कैंसर कोलोन बढ़ा हुआ रहता है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा हुआ रहता है, स्किन ट्यूमर सेबेसिस एडिनोमा बढ़े हुए रहते हैं, MLH1 MSH2 ऑन्कोजीन्स होते हैं, सबको पता है 90% कैंसर कंट्रीब्यूट करते हैं HNPCC के अंदर, है कि नहीं। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या क्या होता है वही सब अब आएगा, याद होगा आपको, कॉक्स को इनहिबिट करने वाला फैमिलियल में देते हैं, क्या देते हैं भैया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव, ठीक ना, इसीलिए HRD देते हैं। कोलोन कैंसर और ओवरी कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होता है कि नहीं। डाइट में सबसे अच्छा है कि फाइबर ज़्यादा यूज़ करें, सेलेनियम और कैल्शियम जो होते हैं GI2 को सुरक्षा प्रदान करते हैं और कोलोन और प्रोस्टेट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेटफॉर्मिन का भी रोल है, कॉक्स इनहिबिटर मैंने बताया था, है ना। NSAIDs के रूप में डिस्प्रिन और सुलिनिनैक का यूज है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन, ये कैसे प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे आप खुद सोचिए। इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसमें प्रेजेंटेशन पे इतना जोड़ क्यों दिया गया। पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें कि वाई वी हैव टू, मतलब ऐसे इसमें देखिए बड़ा अलग अलग है, देखेंगे तो राइट अलग, लेफ्ट अलग, रेक्टल अलग, यही तो बात है। क्योंकि ये पूरे कोलोन को अगर आप देखें, है कि नहीं, तो इधर से चलते हैं, अगर सीकम के थ्रू चलेंगे, कोलोन के चलेंगे, बहुत एनाटॉमी में वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक ना। तो जब एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं तो प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। अच्छा देखिए, राइट साइडेड अगर कैंसर की बात करें, यानी कि मान लीजिए सिकल कैंसर हो गया है, ये एक्सोफिटिक पॉलिप बन के निकलते हैं, ठीक ना। यहाँ आप देखेंगे तो ये इतना पॉलिप बनता है इधर इधर दोनों तरफ से, एक्सोफिटिक पॉलिप बनाता है, जो कि क्योंकि ये वाइडेस्ट एरिया में है, ठीक ना, तो ये बहुत फैलता है। इतना फैलेगा कि बहुत, आप बाहर से फील करके आप पकड़ लीजिएगा कि कोई लंप है। लंप इन द राइट इलेक्ट फोसा सुनते ही दिमाग में हमको यही चलना चाहिए, ठीक है। और ये जो रहते हैं ना, ओकुल्ट ब्लड के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में भी आते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे कुछ रहे, है ना, कि ओकुल्ट ब्लड लेकर के आए, तो अब सबसे पहले रूल आउट कर लेना है राइट इलेक्ट फोसा लंप विथ ब्लीडिंग और ओकुल्ट ब्लडिंग, ठीक ना। आपको सीकम कार्सिनोमा सोचना है, GIT कार्सिनोमा रूल आउट करना है, ठीक है। मिनिमम कितना ब्लड आना चाहिए, है कि नहीं, मिनिमम 60 ml ब्लड आएगा, ठीक है। इसमें छिपा हुआ फीकल ओकुलट ब्लड टेस्ट करवा देंगे, है कि नहीं। और कभी भी राइट इलेक्ट फोसा, देखिए यहाँ क्या था, राइट इलेक्ट फोसा लंप, यहाँ क्या है, राइट इलेक्ट फोसा लंप इन यंग, राइट इलेक्ट फोसा लंप इन यंग इज राइट इलेक्ट फोसा लंप क्रॉन्स डिजीज सोचना है। राइट इलेक्ट फोसा लंप ब्लीडिंग के साथ ओल्ड एज थोड़ा हमें सोचना है क्या है, GI कैंसर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि ये व्यक्ति को कैसे प्रेजेंट करेगा। ये व्यक्ति जो है 60 ml, इतना खून गिरा है धीरे धीरे, इसको पता तो चल नहीं रहा है, तो इसमें एनीमिया हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। अब इसमें आते हैं लेफ्ट साइडेड कैंसर। लेफ्ट साइडेड कैंसर में अल्टर्ड बॉबल हैबिट होता है। बड़ा इसमें एक अच्छा चीज़ वगैरह, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। अगर मान लें हम कि यहाँ की बात करें, तो यहाँ अगर ये उगेगा और पेशेंट क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या होते हैं देख रहे हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जो याद भी होगा वाल्व ऑफ हॉस्टन जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो पेशेंट क्या बोलता है कि सर मेरा जो स्टूल है वो रिबन लाइक हो चुका है कुछ दिन में, ठीक है ना। तो अल्टर्ड बॉबल वाला बात हो गया, है ना। तो उस तरह का चीज़ लेकर के आता है किधर, लेफ्ट साइडेड कैंसर में। रेक्टल कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग PR होगा, ब्लड मिक्स होंगे स्टूल में, उसके मिक्स होके आएंगे, अलग से नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या बात है कि कोलोन जो है आपको पता होगा 25% वाटर एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। तो सोडियम, और दूसरी बड़ी बात, ये सोडियम और क्लोराइड का भी सोडियम और क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन करवाता है कि नहीं। पोटाशियम और बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीट करता है। आपको पता होगा जो म्यूकस वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा रिच है ना, सिक्रीशंस होते हैं, पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है उसमें। क्या बताए थे सर कि म्यूकस जो होते हैं रिच इन पोटाशियम होते हैं। अब जब ये लूज़ होगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हाइपोकैलेमिक होगा। इसमें क्या लूज़ हो रहा है जी, बाइकार्बोनेट लूज़ हो रहा है। अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा लूज़ होगा तो आपको नहीं लगता है क्या होगा, बाइकार्बोनेट अगर लूज हो जाएगा तो सिंपल एसिडोसिस हो जाएगा और मेटाबॉलिक, क्योंकि रिस्पायरेटरी कारण तो है नहीं इसके। तो अगर कोलोन सेक्रेशन बढ़ जाएगा तो हाइपोकैलेमी, क्योंकि मुकस बहुत निकल रहा है तो पोटाशियम की कमी, और बाइकार्बोनेट बहुत निकल रहा है तो एसिडोसिस हो जाएगा।
अब आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, मेटास्टेसिस में ये नोड में ज़्यादा जाते हैं, ब्लड बोन सेकेंडरीज बहुत कम ही होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि कोलोन कैंसर में ब्लड बोन सेकेंडरीज भी अगर मान लीजिए लीवर तक पहुंच जाते हैं वो रिसेक्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और सबको पता है कि कोलोन सिक्रीशन बढ़ने से ऑस्मोटिक डायरिया टाइप कुछ होगा, है कि नहीं, म्यूकस डायरिया होगा। अब आता है ब्लड सप्लाई ऑफ द कोलन। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, ब्लड सप्लाई कोलन में सिग्मोइड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्केमिक स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर पूछ रहा है सिग्मोइड कोलन, बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इस्केमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आगे एक और टर्म आएगा इस्कीमिया से, इस्कीमिया से मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्कीमिया इज ग्रिफिथ पॉइंट। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्कीमिक स्ट्रक्चर, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, तब उसमें आपको ये मानना होगा सिग्मोइड कोलन, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो सबको पता है ब्लड सप्लाई जो होता है सबसे पहले यहाँ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, दो आर्टरी होते हैं, है कि नहीं। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के सबसे पहला ब्रांच वो क्या बोलते हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के सबसे पहला ब्रांच वो क्या बोलते हैं, मिडिल कोलिक, राइट कोलिक, इलियो कोलिक। और इधर वाले को क्या बोलेंगे, आईएमए का क्या पार्ट हो जाएगा, सबसे पहला इधर डालेंगे लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड कोलिक और रेक्टल कोलिक की तरफ ऐसे जाता है, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, आर्क ऑफ रायोलन होते हैं। आर्क ऑफ रायोलन बेसिकली इन्हीं सभी का मिलना होता है, ठीक ना। इसके ब्रांचेस कर लीजिए, मान लीजिए इसके ऐसे ऐसे, इसके ऐसे और ऐसे, इसके ऐसे और ऐसे, तो ये सब ब्रांचेस आपस में मिल जाएंगे ना, तो ये आर्क ऑफ रोलान बनाता है, ठीक है ना। आर्क ऑफ रोलान पूरा नहीं बनता, एक बात हम भी बता देते हैं, गलत बताएं, अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताएं वो बिल्कुल गलत बताएं, ठीक है। ये जो है बाहर 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 जो आर्क बनता है ये ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोमंड, ठीक ना। ड्रोमंड, आर्टरी ऑफ ड्रोमंड बोलते हैं। आर्क ऑफ रोलान सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनता है, ठीक है। बेसिकली ये आर्क ऑफ रोलान एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप मान लीजिए इधर राइट का जो मिडिल वाले था, मिडिल कोली का ये ब्रांच, लेफ्ट कोली का ये ब्रांच मिलके यहाँ पे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ रोलान, ठीक है ना। आर्क ऑफ रोलान ये मतलब सुनिश्चित करता है कि मेरा स्प्लीनिक फ्लेक्सर में जा ही जाए, है कि नहीं। एक डबल साइड का चीज़ हो गया है ना, एक पहले जो ड्रोमंड जा रहा है, ड्रोमंड के पहले पहले जो आर्क ऑफ रोलान जाएगा इधर। कभी कभी ये रहता है एक नहीं भी रहता, जो भी यहाँ रहेगा एक उसी का वो नाम होगा, सिंपल, लेकिन नाम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए स्टमक का बाहरी हिस्सा पहले इस्कीमिया, सबसे इन इस्कीमिया, मान लीजिए आरटीआई के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक ना, एब्डोमेन में चोट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस्कीमिया होता है स्टमक के बाहरी एरिया में होता है, ठीक ना कि यहाँ होगा। कोई लड़का पूछा है कि नहीं कि सर इस्कीमिया में अगर मान लीजिए पेट में चोट लगने के कारण इस्कीमिया हो गया तो क्या यही साइट का आंसर है, नहीं, ये सर्जरी है। क्या सर ने बताया, इस्कीमिया इज द एनिमी ऑफ जीआईटी बॉवेल सर्जरी का इस्कीमिया जो है दुश्मन है, ठीक ना। इतना बताया। ब्लड सप्लाई समझ में आ गया अपने को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ से अगर समझेंगे तो इन्फीरियर ड्यूडेनल आर्टरी ऊपर से, क्या इन्फीरियर ड्यूडेनल जेजुनल ऊपर से आता है, ठीक ना, और यहाँ पे एनास्टोमोसिस करता है और ये पूरा ड्यूडेनल जेजुनल जंक्शन को कवर किया जाता है। एसएमए के फर्स्ट ब्रांच से ही के थ्रू होता है, ठीक है। एसएमए का सबसे पहला ब्रांच क्या होता है, इन्फीरियर ड्यूडेनल जेजुनल आर्टरी होते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में 4 तरह के हैं, बहुत आसान है, आप आराम से समझ जाएंगे। पहली बात, कोलोन पे रहने वाले जो हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इपी कोलिक, खत्म। दूसरा, उसके जस्ट बगल बगल में जो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पैराकोलिक, ठीक है, यानी कि आर्टरी ऑफ ड्रोमंड के साथ साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा जो होता है, सर ने बताया कि क्या होते हैं ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस होते हैं ना, ये ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, लेफ्ट कोलिक मान लेते हैं, मिडिल कोलिक मान लेते हैं, है ना, राइट कोलिक मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलियोकोलिक मान लेते हैं। जो इसके ब्रांचेस के आसपास रहेंगे उसको हम लोग इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स बोलेंगे। और अगर मेन पे चले जाइएगा, एसएमए और एलए के, आईएमए के ओरिजिन के पास जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन या रूट वाले।
जो कि ये अगर इन्वॉल्व हो गया तो इनऑपरेबल हो जाएगा। ठीक है, 4 कौन कौन हो गए? इपीकोलिक, पैराकोलिक, है ना, उसको तीसरा इंटरमीडिएट बोल देते हैं, चौथा हम क्या बोलेंगे? रूट का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, 4 थाना समझ लीजिए ना जी। यहाँ से अगर कीटाणु निकल रहा है तो सबसे पहले यहाँ थाना वाला पकड़ेगा, यानी कि रूट वाला पकड़ेगा, उसके बाद ब्रांचेज वाले पकड़ेंगे, फिर उसके बाद पैरा वाला पकड़ेंगे, फिर कोलोन के ऊपर इपीकोलिक पकड़ेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस, और एक वर्ड आता है यहाँ पे, मिलाना करवाने के लिए 3 ml चाहिए, सबको पता है। ठीक है, मिनिमम। दूसरा है कि सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस का क्या लेना देना है? सिंक्रोनस मेटाक्रोनस का लेना देना है कि कोई अगर बीमारियाँ हैं, ठीक ना, वो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से कहीं दूसरी जगह उग जाए तो उसको सिंक्रोनस। मेटाक्रोनस 6 महीने के बाद अगर उग जाए तो उसको कहीं और, तो उसको मेटाक्रोनस बोलते हैं। बेटर प्रोग्नोसिस मेटाक्रोनस कहीं होता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट साइट ऑफ इश्चीमिया वाला बात मैं बता चुका था, सुडेक्स पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि सबसे नर्वस पार्ट ऑफ द कोलोन क्या होता है? सिग्माइड ही होता है। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रक्चर बनने का भी चांस रहता है इजीली। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या करना है अपने को? कोलोनोस्कोपी। ठीक है, कोलोनोस्कोपी क्यों? देखिए इसमें, देखिए क्वेश्चन में आप समझिएगा तब समझ में। इल्डरली है, डीआरई पे अपने को क्या मिला है? रेक्टल मास मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पिशन ऑफ रेक्टल कैंसर बन रहा है, लेकिन बॉबेल हैबिट अदरवाइज नॉर्मल है। जब मैं बोलूँ बॉबेल हैबिट अदरवाइज नॉर्मल, तो ये तो रूल आउट कर दिया ना लेफ्ट को। लेफ्ट वाला प्रेजेंटेशन हरदम अल्टर्ड बॉबल लेकर के आता है, लेकिन यहाँ सही है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपको राइट में जाना होगा, देखना होगा। ऑप्शंस देखिए क्या बोल रहा है? सीटी नहीं यार, फ्लेगमल सिग्मोइडोस्कोपी नहीं। सिग्मोइडोस्कोपी कुछ समय के लिए हम समझ भी लें कि चलो रेक्टल मास है तो सिग्मोइडोस्कोपी सही लग रहा है, लेकिन फिर वही बात आता है कि कोलोन कैंसर सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस होते हैं, वो 6 महीने बाद फिर कहीं उग जाएंगे। तो क्यों नहीं जो अभी दिख रहा है, हो सकता है 6 महीने के अंदर ये जब कैंसर उग रहा था, देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए कि राइट पाथवे नहीं दिक्कत है, राइट में दिक्कत है, तो ये ऐसे समझिए कि अगर ये हुआ मान लीजिए रेक्टल में प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ मास के साथ आया है, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, तो बेहतर होगा कि यहाँ तक पहुँच करके पूरा कोलोनोस्कोपी करके देख लिया जाए। हो सकता है जब ये यहाँ पे उग रहा होगा, ये 6 महीने के भीतर भीतर कहीं और एक नया कैंसर उग गया होगा, तो इसको रूल आउट करने के लिए सिर्फ यहीं देखें कि यहाँ तक पूरा देखें। इसीलिए सिग्मोइडोस्कोपी से अच्छा कोलोनोस्कोपी है। ये पॉइंट यहाँ पे यूज होता है, सिंक्रोनस मेटाक्रोनस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैरन मिनिमा अब नहीं करते हैं, बहुत अच्छा से नहीं करते हैं, लेकिन फुल कोलोनोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी करेंगे, क्योंकि उसमें वो भी तो है, होना चाहिए। कुछ लोग क्रोमो इंडोस्कोपी भी करते हैं, है ना, मिथिलीन ब्लू इंडिगो कैरामाइन के साथ साथ पहले नहीं बताया था, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार हम अगर स्क्रीनिंग करना ही है तो हम क्यों इन्वेजिव क्यों करवाएं। ठीक है, तो इसमें कहते हैं क्या है कि सीटी कोलोनोग्राफी करवाते हैं। इसका मतलब होता है वर्चुअल कोलोस्कोपी होता है ये, बेसिकली इसमें एयर दिया जाता है 3D सीटी स्कैन के साथ एयर दे करके हम लोग सीटी स्कैन को लेते हैं और फिर रिकन्स्ट्रक्ट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हो रहा है वर्चुअल, और नॉर्मल ट्रेडिशनल तो ये होता है अंदर घुसा करके कोलोन में, लेकिन अगर वर्चुअल बताना होगा तो देखिए वर्चुअल में क्या पता चल रहा है अपने को ये चीज़, और इसके सामान देखिए रियल में क्या पता चल रहा है। तो ठीक है, एक इन्वेजिव एक नॉन इन्वेजिव वाला बात हो जाता है यहाँ पे। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ठीक है लेस इन्वेजिव है, लेकिन एक्स्ट्रा कोलोनिक पैथोलॉजी सीन होता है ना, आप देखेंगे अगल बगल सब देख पाएंगे, है कि नहीं। लिमिटेशन क्या है? यही है कि आप बायोप्सी नहीं ले सकते हैं, थेरेप्यूटिक कुछ कर नहीं सकते हैं, पॉलीपेक्टमी वगैरह नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या है कि रेडिएशन एक्सपोजर भी होगा, है कि नहीं। ठीक है, वही दिखाया गया है यहाँ पे कि देखो कोलोन का पॉलिप है तो ऐसा दिखता है, ऐसा है हवा है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग के लिए सबको पता है कि पेट स्कैन करवाना होगा, पेट सीटी अच्छा रहेगा उस, ठीक है ना। उसके बाद CECT अगर नहीं दिया हो रहा है तो CECT एक्यूरेसी के तौर पे सबसे अच्छा दिखाता है क्या, TNM स्टेजिंग में मेटास्टेसिस को दिखाने के लिए सबसे अच्छा, फिर नोड इन्वॉल्वमेंट, फिर थिकनेस, ठीक ना। आगे आते हैं ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर में क्या है? ट्यूमर मार्कर में CA99 जो है वो है 30% के साथ, और CA जो है हम लोग फॉलो अप या प्रोग्नोसिस में करते हैं, है कि नहीं।
ये ग्लाइकोप्रोटीन का नॉन स्पेसिफिक बना हुआ है, ये नहीं हो, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है। ये स्क्रीनिंग के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया कि CEA का यूज स्क्रीनिंग के लिए क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि CEA जो होता है वो बहुत सोर्स से आता है, ठीक ना, स्टमक से आता है, पैनक्रियास से आता है, स्मोकर्स वर्सेस मार्जुआना स्मोकर्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वही इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का टर्नओवर बढ़ जाएगा ना, इसीलिए CEA ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर कोई चीज़ बहुत सारे सोर्सों से है तो उसको हम स्क्रीनिंग का नहीं समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग के लिए इसको सही होगा। हाँ, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि ये फॉलोअप और प्रोग्नोसिस में कैसे समझ में आता है। वो ऐसे समझ में आता है कि मान लीजिए करने से पहले मेरी वैल्यू x थी, सर्जरी करने से पहले, ठीक ना, या डायग्नोसिस के वक्त, जब सर्जरी किया तो उसमें गिरावट पाया, कम हुआ, तो फॉलोअप में हम लोग देख लेंगे अगर बढ़ेगा तो कि बढ़ रहा है कि नहीं। बढ़ेगा तो इसका मतलब वही कारण है, जहाँ से कटे थे वही फिर से बढ़ गया, उसके कारण फिर हमको इंक्रीमेंट दिख रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मान CEA का वैल्यू 200 से कम है तो कोई दिक्कत, 200 ज़्यादा है तो रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे फॉलोअप और प्रोग्नोसिस में हम लोग यही नापते रहते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, रेडियो इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर, ठीक ना, anti-CEA के साथ एरेडियम 131 के साथ बीटा इमिशन, सभी सारी चीज़ बीटा इमिशन करते हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद स्टिल हाई अगर CEA है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट सर्जरी हुआ है, वेट एंड वॉच करिए, है ना, हाफ लाइफ फॉर द CEA, और फिर से एक बार रिपीट करवा लीजिए प्लीज़, है कि नहीं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हम लोग को कि कैसे हम लोग को क्या करना है इन्वेस्टिगेशन में, पल्लो कोलोनोस्कोपी करवाना है, बायोप्सी करवाना है, स्क्रीनिंग के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, CT कोलोनोग्राफी करते हैं, 3D CT करवाते हैं। इन्हीं मार्च 6 से ज़्यादा अगर मिलेगा स्पायरल CT पे तो सस्पेक्ट मेरा बढ़ जाएगा। एडवांटेज लिमिटेशंस हमने देखे हैं, स्टेजिंग देखे, ट्यूमर मार्कर देखे, CEA का पता चला। अब आते हैं बैरियम मिनिमम में, पहले ही बता चुके हैं एप्पल कॉर्ड डिफॉर्मिटी होगा, है कि नहीं, इधर भी मास हो रहा है, इधर भी मास, ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा जी। फीलिंग डिफेक्ट लॉन्ग स्ट्रक्चर के रूप में आएगा, पॉलिप अगर रहेगा, पेडंकुलेटेड मतलब बाहर निकला हुआ तो मैक्सिकन हेड साइन, और सेसाइल रहेगा तो बॉबलर हेड साइन। एक बार देखेंगे इसका इमेज क्लियर होगा, ठीक है। रेक्टल कैंसर अगर है तो उसके लिए डेप्थ और नोड के लिए ट्रेस करना होगा, सबको पता है, ठीक ना, और ये थोड़ा ज़्यादा आप यूज़ कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को। और इंडो रेक्टल MRI, ठीक है ना। स्क्रीनिंग में सबसे अच्छा क्या है कि FOBT ईयरली करना है, और नहीं तो फीकल DNA हर एक 3 साल पर करना है, ये करिए चाहे ये करिए। एक ग्रुप तो ये हो गया जो फीकल रिलेटेड काम टेस्ट है। दूसरा है कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, ठीक ना, और बैरियम मिनिमा। तो बेसिकली कोलोनोस्कोपी हर एक 10 साल पे, सिग्मोइडोस्कोपी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी बोल रहे हैं या बैरियम मिनिमा बोल रहे हैं, हर एक 5 साल पे करवाते हैं। बैरियम मिनिमा ऐसे भी आउटडेटेड हो गया है। तो अगर आप जब भी स्क्रीनिंग करने चले तो एक ऊपर वाले से कोई ले ले, एक नीचे वाले से कोई ले ले, और मिक्स करके करवा ले। सर ने यही बताया, ठीक है। अब आता है क्या इसमें स्टेजिंग के तौर पर, स्टेजिंग में क्या आता है, मॉडिफाइड ड्यूक्स। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या बोलता है, तो वो सबसे पहले मैंने कैसे याद किया और सर ने क्या बताया, मसल्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं A, मसल्स को इन्वॉल्वमेंट B1, मसल के बाहर B2, ठीक है। C1 बराबर क्या होता है, B1 प्लस लिम्फ नोड। B1 क्या था, मसल को इन्वॉल्वमेंट प्लस लिम्फ नोड, मसल के बाहर प्लस लिम्फ नोड बराबर C2। क्या क्या है मॉडिफाइड ड्यूक्स में, क्या हुआ, मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं A, मसल का इन्वॉल्वमेंट B, मसल के बाहर क्या बोले हम, पहले तो ABC था, ड्यूक का जो पहला नियम था 1BC ऐसे करके था, अब ये इसी BC को B में मर्ज कर दिया गया है। मसल नहीं A, मसल का इन्वॉल्वमेंट B1, मसल के बाहर B2, मसल के अंदर मसल का इन्वॉल्वमेंट यानी कि B1 प्लस लिम्फ नोड बराबर C1, मसल के बाहर यानी कि B2 प्लस लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट बराबर C2। एज सिंपल एज दैट, खत्म कहानी हो गई। अब आता है कोलोन कोलोन का जो TNA में बहुत ईजी है, समझना है बस अपने को। सबसे पहले कार्सिनोमा इन सीटू, इसमें तो कुछ रटवाने जैसा है नहीं, बहुत सिंपल समझ में आ गया कि एवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अभी ब्रीच नहीं किया है म्यूकोसा बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, A में T1 में क्या हम लोग पढ़े, T1 में पढ़े कि या तो ये मस्कुलरिस म्यूकोसा को नहीं तो सब म्यूकोसा को इन्वॉल्व करे। मस्कुलरिस म्यूकोसा A, सब म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा तो B, मसल इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा, मसल को इन्वॉल्व करेगा तो T2। T3 में क्या होता है, अप टू सेरोसा, सेरोसा के ऊपर तक, ठीक है, T3 कहलाता है। T4 में क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम, ठीक ना, और T4B में क्या होता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं।
नोट्स में बहुत सिंपल है, नोट्स में क्या पूछते हैं, क्लिनिकल नोट्स यूज जो होते हैं उसमें बता रहे हैं कि लेस देन 3 नोट्स, N2 में ग्रेटर देन 4 नोट, इतना ही रखना है। ठीक है, जो मैंने क्या बताया, कार्सिनोमा इन सीटू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं किया है, T1 में मस्कुलरिस म्यूकोसा को A दीजिए, सब म्यूकोसा को B दीजिए, मसल को T2 दीजिए, अपटू सेरोसा T3 दीजिए, T4 में विसरल लिपिड पेरिटोनियल, 4 में सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो। इतना क्लियर है। अब आते हैं नोड पे। नोड का क्या है, N1 जो रहता है लेस देन 3, N2 जो रहता है मोर देन 4, है कि नहीं। 3 से कम वाले में A B C, अब यहाँ पे PG लेवल का क्वेश्चन सब जो होता है यहाँ पे बनता है। एक नोड पॉजिटिव A, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से 3 के बीच में B, और ट्यूमर डिपॉजिट इन द पेरीनोडल फैट का, अगर मान लीजिए ये नोड है तो नोड के आगे नहीं ये फैट रहते हैं ऐसे, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है पेरीनोडल फैट में तो C बोलना अपने को। N2 में 4 से ज़्यादा होता है, 4 से 6 रहेगा तो ये, 7 से ज़्यादा रहेगा तो B यूज़ करना है कि नहीं। लेकिन कन्फाइंड लिम्फी नोड ही बोलेंगे इसको हम। मेटास्टेसिस में कोई मेटास्टेसिस नहीं है, मेटास्टेसिस में 3 है, A B C। एक में क्या होता है, एक ऑर्गन, B में क्या होता है 2 से ज़्यादा ऑर्गन, ठीक है, और C में क्या होता है पेराइटल पेरिटोनियम, जो कि इनऑपरेबल है, जिसके लिए हम लोग HI हाईपेक करते हैं। अगर आप चलेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। सर्जरी में चले आ जाते हैं। सर्जरी, ट्रीटमेंट ऑफ द सर्जरी चॉइस क्या, सर्जरी ही करना पड़ेगा मेरे भैया। सभी ड्यूक्स A जो कि मसल को इन्वॉल्व नहीं किए सर्जरी, जितने भी ड्यूक B1 मसल को इन्वॉल्व किए हैं, मसल इन्वॉल्व करके बाहर निकल चुके हैं, मसल इन्वॉल्व करके बाहर निकल चुके हैं, प्लस नहीं B1 C1 का मतलब क्या हुआ, मसल को इन्वॉल्व किए हैं बाहर नहीं निकले हैं, प्लस लिम्फ नोड, इन सभी में सर्जरी फॉलोड बाय क्या है एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक ना। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं सर कि जो भी कीमोथेरेपी हम वहाँ देते हैं जहाँ मसल और लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। B1 में क्या चीज़ का मसल का इन्वॉल्वमेंट है, B2 में मसल का इन्वॉल्वमेंट है, C1 बराबर क्या मतलब क्या होता है B1, इनकी मसल का इन्वॉल्वमेंट है। जो भी मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा, नोड होगा, उसमें कीमो नीडेड होंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ड्यूक्स के C1 में, C2 में और D में क्या दिक्कत है, C1 C2 समझ में आ ही रहा होगा, B1 प्लस लिम्फ नोड बराबर C1 और B2 प्लस लिम्फ नोड बराबर C2, और D जो होते हैं, D क्या होता है जी, D तो नहीं पढ़े तुम, D यहाँ लिखा हुआ था। D जो होता है अगला स्ट्रक्चर जो है, आप ऐसे देखें, ये ड्यूक्स का क्राइटेरिया ढक जाता है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ड्यूक्स का क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को, यानी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस जो होते हैं उसको D बोला जा रहा है। तो D में अपने का भी सर्जरी वही होगा ना। D में सर्जरी जो होता है C1 C2 के जैसा ही होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको सर्जरी से पहले नियोएडजुवेंट और रेडियोथेरेपी को साथ में देते हैं, ठीक है, और दोनों मिल करके जब काम कर जाता है तो फिर सर्जरी देते हैं। सर्जरी के बाद फिर एडजुवेंट कीमोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है, ताकि साइज वगैरह रिड्यूस कर जाए, है कि नहीं। और इस CT जो कीमोथेरेपी के पास RT चल रहा है उसको हम लोग कंकरेंट रेडियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए D में क्या सराउंडिंग स्ट्रक्चर लीवर में चला गया, तो यहाँ तो लीवर का सेकेंडरी भी ऑपरेबल है, ये बात ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलिए, कीमोथेरेपी में क्या होते हैं, फॉलफॉक्स 4 होते हैं, सब मोस्ट कॉमन होता है जी। एक साइकिल जिसका 4 दिन चलता है, 21 दिन का गैप मिलता है, सबको पता है ना। 4 दिन साइकिल, 21 दिन का गैप मिलता है, सबको पता है। फॉलफॉक्स में क्या होता है, फॉल का फुल फॉर्म पॉलिनिक एसिड, जिसको क्लिबोबोरिन भी बोलते हैं। F का मतलब 5-फ्लोरोयूरासिल हो गया, और OX का मतलब ऑक्सीप्लेटिनिन हो गया, है ना। ये ऐसे चलता है, लगभग 4 से 6 साइकिल टोटल दिया जाता है, ठीक ना। फॉल फ्री में क्या होता है, FOL से फिर वही वाला बात हो गया पॉलिनिक एसिड, फिर F से क्या हो गया, F से SPU हो गया 5-फ्लोरोयूरासिल, और RI से क्या हो गया इरिनोटिकैन मैं पूछूंगा। I से क्या हो गया, इरिनोटिकैन, IRI से। इसमें देखिए फॉलिनिक एसिड, F से मान लीजिए क्या हो गया 5-फ्लोरोयूरासिल, आयरन से क्या हो गया इरिनोटिकैन, और नॉक्स से क्या हो गया सबको पता है, ठीक है ना। RIIN तक जाएंगे हम लोग, है ना। इरिनो का चारों लेटर यहाँ ले लेंगे, और ऑक्स से क्या होगा ऑक्सप्लेटिनिन, है ना। मोस्ट पैनक्रेटिक में सबसे ज़्यादा यूजफुल यही हम लोग करते हैं। फिर अगला क्या आता है दोस्तों, गेमॉक्स और कैपॉक्स, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो जेमसिटाबिन और ऑक्सीप्लेटिनिन बोले, या इसका कैपॉक्स का फुल फॉर्म बोले तो
कैप्सिटाबिन या ऑक्सीप्लेटिनिन बोलते हैं। ठीक है, ये आता है ट्रीटमेंट में, बड़ा यूजफुल है ये फॉलफॉक्स, लेकिन मोस्ट कॉमन ये यूज होता है फॉलफॉक्स 4 क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक साइकिल इसका 4 दिनों में चलता है, इसीलिए फॉलफॉक्स 4। और यूँ बोलेंगे टोटल 4 से 6 भी दे दें तो 4 ऐसे याद करने में आसानी होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के रूप में हम लोग क्या याद करेंगे, सीटुक्सीमैब। सीटुक्सीमैब का मतलब क्या होता है, जो EGFR जो ग्रोथ फैक्टर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को कम करता है, ये वाइल्ड RA टाइप के लिए पॉजिटिव के लिए सीटुक्सीमैब अच्छा रहता है। पेनिटुमुमैब ये भी EGF में ही काम करता है। बेवैसिजुमैब जो बच्चे से पता है हम लोग को VEGF पॉजिटिव कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तारलीमैब का इतना चर्चा मार्केट में क्यों है अभी, ये एडवांस कैंसर के लिए यूज होता है, पहली बात। दूसरा, PD-L1 और PD-L1 जो रिसेप्टर होते हैं, या मान लीजिए PD-L1 लाइगेंड PD-1 जो जुड़ता है वो, या PD-L1 लाइगेंड पॉजिटिव कैंसर के लिए यूज होता है। 100% रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मार्केट में। ओनली अप्रूव्ड फॉर DMMR पॉजिटिव MSH MSIH वाला। DMR पॉजिटिव क्या होगा, डिफिशिएंट इन मिसमैच रिपेयर जीन जो था, याद होगा। और MSIH वाला पता है थे, MSI 3 तरह का होता है, L से लिस्ट, H से हैवी और S से स्टेबल वाला। तो H वाला अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ये बेसिकली देखें, अच्छी बात तो ये है कि ये पूरा रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर यूट्रिक एंड सॉलिड ट्यूमर, यूटेनाइन और सॉलिड ट्यूमर में भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तारलीमैब जो है, इतना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा फार्मा के थ्रू भी कि PD-1 PD-L1 से कौन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे याद किए हैं, P से प्रकाश का दोस्त कौन है, प्रकाश का दोस्त कौन है, P से प्रकाश का दोस्त दोस्तारलीमैब, है ना, ऐसे याद कर लिए सिंपल। सर्जरी में देखो, सर्जरी में क्या है, इसमें कैंसर इन द राइट कोलोन, अगर राइट कोलोन में कैंसर हो, इधर कहीं कैंसर है, यानी लीजिए मान लीजिए सीकम का कैंसर, तो आपको इतना हटाना है। इसको हटाने को क्या बोलते हैं, राइट हेमीकोलेक्टेमी। कैंसर अगर ट्रांसवर्स कोलोन में कहीं है, इधर इधर इधर, तो राइट एक्सटेंडेड हेमीकोलेक्टेमी, ठीक है ना। और लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसर डिसेंडिंग में है, कदम कहानी लेफ्ट हेमीकोलेक्टेमी। करना कैसे कैसे है भैया, राइट वाले के लिए करना कैसे है, अपने को पूरा बताना। लाइगेशन यहाँ देखिए ना, किसको किसको लाइगेट कर रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ मिडिल कोली को लाइगेट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर इसको हटाना पड़ता है, तो इसके लिए कैटल मैनूवर हो तो कैटल ब्रास मैनूवर करते हैं, ठीक ना, सबको पता है, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है ना। यहाँ पे आप ये नहीं बोल दिएगा कॉकराइजेशन करते हैं, नहीं, ये कॉकराइजेशन जैसा ही कुछ है, लेकिन इसका टर्म यहाँ कॉकराइजेशन नहीं है, कैटल मैनूवर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कोलोन दिया हुआ था ना, अगर लिया हुआ है कि यहाँ पे रहे तो क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर देते हैं, ठीक ना। उसके लिए आपको ये पूरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं कि ये ट्रंक ऑफ द मिडिल कोलिक आर्टरी को लाइगेट करना होगा, नॉट द ब्रांचेस ऑफ द, ठीक है। इसमें पूछा जाता है लिम्फ नोड स्पेसिमेन कितना लिया जाता है, 12 से ज़्यादा, ठीक है ना। कोलोन कैंसर में लिम्फ नोड कितना लिया जाता है, 12 से ज़्यादा। वैसे ही और भी क्वेश्चन, जीबी कैंसर में 6, ठीक है ना, कोलोन में 12, स्टमक में 15, ब्रेस्ट में 10। मैंने पहले ही बताया ब्रेस्ट कहाँ इन्वॉल्व होता है, 10 दिया था मैंने, कॉर्डिन, पेंटेन, देखे ना कैसे एक बार पकड़ ली, हम बार बार बता रहे थे कैसे जाना है। उसका दाता लिफ्ट हेमीकोलेक्टेमी ईजी ही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने को। सबसे पहले सिग्मॉइड ब्रांचेस को बंद करना है अपने को, लेफ्ट कोलिक को बंद करना है, और लेफ्ट ब्रांच ऑफ द मिडिल कोलिक को, क्योंकि मिडिल कोलिक अगर ऐसे ब्रांच जाएगा तो यहाँ बंद कर दीजिए, है कि नहीं। राइट एक्सटेंडेड हेमीकोलेक्टेमी में क्या बोला गया है, कभी भी इस एरिया को इश्केमिक प्रोन नहीं बनाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम ले ही लेते हैं इसको। ऐसा भी कर सकते थे ना, मान लीजिए कि मेरा यहाँ कैंसर हो गया, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ तक ऐसे काट लेते हैं, ठीक नहीं, यहाँ काट लेते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग को ब्रांचेस लाइगेट कर देने होंगे। बात सही है, लेकिन आप इतना नहीं कट कर सकते हैं। क्यों नहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर ये चीज़ माने इसका जो ब्लड सप्लाई इधर से आ रहा था वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और ये पहले ही इश्केमिक प्रोन एरिया है, तो डोंट मेक द इश्केमिक प्रोन एरिया मोर प्रोन, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो एरिया बचा वो सिर्फ इसी का ब्रांच होगा, लेफ्ट कोलिक का ही ब्रांच होगा, और आसानी से उसको सप्लाई मिल जाएगा, बस यही है और क्या।
देखिए ये बोले वही सर कि वही अंग्रेजों का जो क्वेश्चन होता है लंबा लंबा होता है, काम का चीज़ एक होता है, बेस्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट किसका भैया, क्या लिखा हुआ है, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द मिड ट्रांसवर्स कोलोन। क्वेश्चन सिंपल है जी, मिड ट्रांसवर्स कोलोन में रहेगा तो क्या करेंगे, क्या आप सेगमेंटल या राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, क्या आंसर है नहीं, पहले ही खत्म हो गया है ना। जब करना है आपको एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, नहीं तो एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, देखिए यहाँ तक क्लिक है, दोनों सेम है, इंक्लूडिंग द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ना, यस मैं यही बता रहा था ना कि जब भी स्प्लीनिक फ्लेक्चर बीच में आ जाए दोस्त तो उसको ले लेना है, उसको ले करके हटा देना है, ठीक ना। और लिफ्ट के जो यहाँ तक लिफ्ट के एक ब्रांचेज अगर यहाँ होंगे तो इसको लाइगेट कर दो, ठीक ना, इससे इसको सप्लाई मिल जाएगा, इधर काम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है विथ 5 सेंटीमीटर डिजिटल मार्जिन लाइगेट द इलियोकोलिक, नहीं ये क्या है, इलियोकोलिक कहाँ, यहाँ गलती वही ना, लाइगेट द इलियोकोलिक एंड मिडिल कोलिक आर्टरीज एंड एस्टोमोसी विद टर्मिनल इलियम टू द डिसेंडिंग कोलोन, सिंपल। अब आता है लीवर सेकेंडरीज इन द कोलोन कैंसर क्या ऑपरेबल होंगे, आंसर है यस ऑपरेबल होंगे, लेकिन इसमें आपको मार्जिन 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर ज़्यादा का लेना पड़ेगा। फंक्शनल लीवर रेमिनेंट को 30% से ज़्यादा रखना होगा, इतना नहीं काट देना है। पहले हम लोग ट्रांसप्लांट में भी पढ़े हैं कि 30 से 40% तो रखे के किसी को देते हैं, ठीक ना। और अगर एडजुवेंट सीटी कर रहे हैं आप तो आप फंक्शनल लीवर रेमिनेंट 60% से ज़्यादा रखना होगा आपको। क्या होगा, कब कब कम रखते हैं हम लोग, 30% से कम रखते हैं, निमोरा टेक्निक बोलते हैं, एलपीएसए से बोलते हैं, पोर्टल वेन एम्बोलर डिजीज साइट बोलते हैं। नॉर्मल रिबल रेजिनेशन करने में 1 से 2 वीक लगता है, फिर इसको हम लोग सर्जरी कर लेते हैं। वैसे ही बात है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट अगर कोलोन कैंसर का देखिएगा तो 50% है, 5 साल आराम 50% लोग जी जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या होता है, कोलोन कैंसर, स्टमक, ईसोफेगस में नोड, ये बार बार बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू सी द मेटास्टेटिक पोटेंशियल इज डेप्थ, मेटास्टेटिक पोटेंशियल का डेप्थ होता है। फॉर रिकरेंट केसेस के लिए हम लोग ड्यूरेशन जो रहता है आफ्टर स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिकरेंट केसेस के लिए कितना रिकरेंट है, हाई ग्रेड रिकरेंट है, लो ग्रेड रिकरेंट है, कि सर्जरी के बाद कितने साल बाद, मान लीजिए कोई सर्जरी हुआ है उसके 10 साल बाद कर रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ मायने रखती है। और कोई 5 साल में ही 2 साल में ही कर गया, अब बताइए कौन ज़्यादा रिकरेंट है, 5 साल के 10 साल वाला, सिंपल एज दैट, है ना। 2 साल वाला ज़्यादा रिकरेंट है। मेटाक्रोनस बेटर प्रोग्नोसिस देन, ये हम लोग सर पहले ही बता चुके हैं। सिंपल, मेटाक्रोनस का मतलब क्या होता है, कहीं भी और कोलन में कैंसर निकलना ग्रेटर देन 6 मंथ इज मेटाक्रोनस। सिनक्रोनस में क्या होता है, 6 महीने से कम, वही चीज़ होगी 2 साल 10 साल वाला, 6 महीने से कम ही में निकल रही है, खराब होगा, है ना। CRS प्लस HI हेपाइक करते हैं, ठीक ना, इसमें शुगर का बेकर अप सर्जरी करते हैं, सर ने बताया। साइटोरिएक्टिव सर्जरी बेसिकली एक तरह का डीबल्किंग सर्जरी होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइपेक करते हैं। हाइपेक का प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपरथर्मिक, बोलिए मेरे साथ, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अपने को बहुत हमको अच्छा लगा ये, इसमें क्या होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम लोग 42 डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लीजिए कि पानी गर्म ले लिए, ठीक ना, और यहाँ जो है एक मैंने यहाँ पे मान लिया एब्डोमेन कैविटी में 2 छेद कर दिए, एक कैविटी से इधर दूसरे कैविटी से निकल रहा है, इरिगेशन टाइप बेसिकली हो गया, ठीक ना। वो किसके लिए करते हैं सबको पता है ना, कि मेरा पेरिटोनियल, प्राइमरी पेरिटोनियल कुछ कार्सिनोमास हो जाए, मेसोथेलियोमा साइप, या नहीं तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोना। ये क्या होता है, अपेंडिक्स में अगर मैलिग्नेंट जो रप्चर हो जाते हैं वो बाहर फैल जाते हैं, उसके लिए है। तीसरा क्या होता है, पेरिटोनियल सेकेंडरीज, पेरिटोनियल में सेकेंडरी भाया था CRC, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवरी, यूट्रस, अपेंडिक्स और स्टमक के थ्रू फैलेगा, ठीक है। क्या यूज करना है सबको पता, माइटोमाइसिन C यूज करना है ना, एड्रियामाइसिन यूज करना है ना। इसमें कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, और हम पूरा धो धा लेते हैं, ऐसे समझिए। सर मैंने बता चुका, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द डोथ एंड प्रोग्रेसेस डिपेंड्स अपॉन द नोड, है कि नहीं। यहाँ भी बात ये हुई है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जी वाली बात थी। जब हम पूरा दे देते हैं तो फ्लूइड को 1 से 8 घंटे तक छोड़ देते हैं, वहाँ पे देने के बाद में रेडिएशन का जो होता है पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। रेक्टल कैंसर, अब बहुत सिंपल सा चीज़ है। रेक्टल कैंसर में क्या होता है, सब चीज़ सेम होता है रेक्टल कैंसर में, जितना हम लोग कोलोन कैंसर में पढ़े हैं, वही रिस्क फैक्टर, एज, दिस दैट, जो भी, सिर्फ ट्रीटमेंट में बदलाव होगा जी। ट्रीटमेंट में यहाँ बदलाव क्या है कि या तो लोकल एक्सीजन, या तो एंटीरियर रिसेक्शन, या तो एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन के थ्रू करेंगे। क्या होता है सर ये,
लोकल एक्सीजन क्या होता है? लोकल एक्सीजन हम लोग ट्रांस एनली जाते हैं, TIS यानी कि कार्सिनोमा ने जो इन सिटू रहेगा ट्यूमर या T1 लेवल पे जो रहेंगे। T1 लेवल किसको बोले थे हम लोग बताइए? कोलोरेक्टल कैंसर में T1 क्या था, T2 क्या था, T3 क्या था? T1 में क्या था 1 और B यानी कि अरे म्यूकोसा के नीचे जल्दी उतरिए ना, वो क्लियर हो जाएगा। म्यूकोसा के नीचे उतरे इन सिटू ब्रीच करके तो क्या आया मस्कुलरिस म्यूकोसा T1A। T1B में क्या आएगा दोस्तों बताइए? अगला क्या है मस्कुलरिस म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा है ना। T2 कब बोलेंगे? जब मसल इन्वॉल्व होगा। T3 कब बोलेंगे? अप टू सेरोसा मैंने बताया है। और T4 कब बोलेंगे? सबको पता है ना? तो उस तरह से आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांस एनल वाला समझ में आया ना अपने को? ट्रांस एनल में TIS T1 के लिए करते हैं यानी कि क्या हो गया मस्कुलरिस म्यूकोसे यानी तो सब म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट। डिस्टेंस ऑफ द कैंसर विद इन द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज, एनल वर्ज से 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के अंदर रहे है कि नहीं। और साइज जो है 4 सेंटीमीटर से कम रहे, इसका सर्कमफेरेंस लेस देन 40% ये ऑक्यूपाइड करना चाहिए, तब ट्रांस एनल। टेम क्या होता है? ट्रांस एनल इंडोस्कोपिक माइनर सर्जरी। और टाइमिस का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांस एनल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। ये डिस्टेंस ऑफ द कैंसर एनल वर्ज से 5 से या 15 सेंटीमीटर के बीच में रहता भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आता है एंटीरियर रिसेक्शन। एंटीरियर रिसेक्शन कब करेंगे? जब एनल वर्ज से 5 सेंटीमीटर दूर या डेंटेट लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर हो। मतलब ये कैंसर अगर हमको बनाना होगा ऐसे बनाएंगे। एनल वर्ज मान लीजिए एनल वर्ज से 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं या डेंटेट लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर लेते हैं। तो मतलब यहाँ से जितना ऊपर रहेगा उतना इसको फ़ायदा रहेगा। अब मान लीजिए ये सब चीज़ सॉरी ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने को करना क्या है? देखिए क्या बोल रहा है? डिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। इतना दूर है जितना फ्री मार्जिन लेकर कट कर दिए, फिर बाद में ये चीज़ को इससे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मार्जिन 2 सेंटीमीटर का लेना रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है APR। APR में क्या होता है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कैंसर जो रहता है एनल वर्ज से 5 सेंटीमीटर से कम हो, डेंटेट लाइन से 3 सेंटीमीटर कम ही हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है होता ये है इन सभी कैंसर्स में जो रहते हैं, अब नीचे जो है इसको प्रोटेक्ट करने का कोई बात ही नहीं हुआ, ठीक है। मान लीजिए ये एनल वर्ज से इतना दूर है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कट करेंगे, इसको बरीड कर देंगे, ठीक ना। और इसके जो प्रोक्सिमल पार्ट रहेंगे, मान लीजिए कि अपने को ये वाला है फ्री मार्जिन लेके कट किए तो ये छोर हाथ में आया और इसको हम लोग क्या करेंगे? इंडोकोलिस्टोमी निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये बड़ा प्यारा सर्जरी हमको लगा ये। और उसके बाद क्या होता है? और ये परमानेंट कोलोस्टोमी जिंदगी भर रहना होगा। लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस में निकाल देते हैं हम लोग, है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो अल्ट्रा लो में आएगा, है ना। ये हार्टमेंस नहीं है जी। हार्टमेंस में तो काट के फिर से जोड़ देते थे, APR में नहीं होता है। APR में काटने के बाद नो जोड़ा जोड़ी, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। पहले जो अगर देखा जाए, पहले बहुत पहले जब हाथ से सिया जाता था तो 12 सेंटीमीटर इसका जो मार्जिन था एनल वर्ज से 12 सेंटीमीटर ऐसे बोला जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेपलर वगैरह आए तो 12 से कटअप 7 हुआ, अब 5 आ गया। 12 वाले को हम लोग क्या बोलते थे कि ये हाई है, ठीक ना। 7 वाले को हम लोग लो बोले, ठीक ना। 5 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अब अल्ट्रा लो बोलते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ठीक ना। हैंड स्विंग में बेसिकली ज़्यादा टिश्यू चाहिए होता था हम लोग को, तो 12 सेंटीमीटर तक हम इसको लेके चलते थे। अब तो स्टेपलर यूज होने लगा, है ना। तो परमानेंट कोलोस्टोमी वाला ये बात हम लोग को क्लियर हो गया, लेकिन उसी का डायग्राम सब बना के दिखाया हुआ कि APR कब करते हैं? जब एनल वर्ज से समझ लो ना 5 सेंटीमीटर कम पे है। एक आता है नया है, अभी चला भी नहीं है, पैपिलोन थ्योरी। पैपिलोन थेरेपी में क्या होता है? अर्ली रेक्टल कैंसर के लिए करते हैं, यानी कि TIS और T1 लेस देन 3 सेंटीमीटर के लिए करते हैं। एक तरह का ब्रैकीथेरेपी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? अंदर प्रोब घुसा करके और रेक्टल को कट कर देते हैं। यहाँ पेशेंट इंडिया में क्यों नहीं दिखता है ऐसा वाला ये थेरेपी? क्योंकि इसके लिए पेशेंट को अर्ली में आना पड़ेगा। इंडिया में पेशेंट आता ही है बाद में, है कि नहीं। अब आता है एनल कैनल कैंसर।
एनल कैनाल कैंसर में ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनल कैनाल का मतलब क्या हुआ, नीचे जो है निग्रोरेजिम हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। और ट्रीटमेंट के लिए इसमें क्या होगा, APR करना होगा, ठीक ना। इसमें हम लोग सीटी कीमोथेरेपी में क्या यूज़ करते हैं, सिस्प्लेटिन 5-फ्लोरोयूरासिल या माइटोमाइसिन C MMC थेरेपी चलता है, सबको पता है, उसका रेडियोथेरेपी कर देते हैं। सर्जरी कैन बी डन फॉर रेसिड्यूअल ट्यूमर या एनल वर्जन निकल गया बाद में, ठीक ना। पहले 1 साल तो यही चलता है, ठीक ना। इसमें ही लगभग बहुत पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर रिकर थोड़ा करने लगा, मान लीजिए रह गया, जिसका कि हम CEA से रेगुलर जो है अपना स्क्रीनिंग करवा रहे थे, ठीक ना, करवाते रहे, देखते जब बढ़ जाए तो फिर APR मार दीजिए, ख़त्म कहानी। रेक्टल कैंसर में अगर ध्यान से देखिएगा तो TME को बहुत अभी मार्केट में चल रहा है। टोटल, ये बहुत अच्छा थ्योरी है भी, टोटल मेजोरेक्टल एक्सीजन, ये क्या बोलता है, ठीक ना, इससे रेकरेंस घट जाएगा। और इन्हें हियाल्ड ने दिया ये चीज़, और बड़ा प्यारा हमको लगा। अब इनका कहना है कि देखो, जब तुम रिसेक्ट करो, मेजोरेक्टम का मतलब क्या हुआ, रेक्टल वॉल जो रहता है ना, फासा प्रोप्रिया टू द प्री सैक्रल फासा, मतलब हम आपको कैसे समझाएं, अगर मान लीजिए ये सैक्रम है, ये हरा वाला ऐसे निकला हुआ, ये लेवेटर एनाई है, ठीक ना, और ये मान लीजिए रेक्टम है, तो आपको जो यहाँ पे सैक्रम के पहले प्री सैक्रल फासा है, इसके बीच में भी थोड़ा सा जगह है, उसको आपको ब्रीच नहीं करना, मतलब आपका ऑपरेशन इससे सब पहले करना है, यहाँ पे करना है कि नहीं। ये चीज़ सर ने बताया, बहुत प्यारा था। रेक्टल वॉल फासा प्रोपर टू द प्री सैक्रल फासा तक ही रखना है, उसके बाद में नहीं करना है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, मान लीजिए कि इसमें तो पैरासिम्पथेटिक भी है, S2 S2 S4, उसको कट करिएगा तो उसका सिंपथेटिक जाएगा, पैरासिम्पथेटिक जाएगा तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, इरेक्शन में प्रॉब्लम आना, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर बोलता है कि अगर मान लीजिए इस वाले एरिया में जो है आप काटिएगा, क्योंकि एरिया में तो ये क्या आ रहा है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आ रहा है, L1 भी है, L1 एक सिंपैथेटिक का चला जाएगा तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के साथ ब्लैडर डिस्टर्बेंसेस लेकर के आएंगे, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ होता है, ठीक है। तो वही हेराल्ड ने ये बताया कि तुम जो भी काम करो ना, वो मेसोरेक्टल को में बीच में करो, मध्यम मार्ग लो, कोने कोने पे मत जाओ। क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उसमें बहुत सटा के कर देते हैं, रिकरेंस का चांस बहुत दूर जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन का चांस, इसीलिए बीच में रहो, बीच तक मार लो, यानी कि बीच का जो है कट कर दो, ऑर्गन से ना ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा कम, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना, मेसोरेक्टल, ठीक है। अच्छा, क्या क्या निकाल देते हैं बेसिकली हम लोग, हाँ, फाइब्रोफैब्रिक टिश्यू निकाल दो, लिम्फ नोड निकाल दो, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और वेन है उसको निकाल दो, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है उसको निकाल दो, ठीक ना। यहाँ एक क्वेश्चन भी सर करवाए थे हम लोग से, ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर हुआ, एनल रेक्टल कैंसर में कुछ नहीं करना, निग्रो रेजिम करके चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं।